Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, we are going to take up legal terms and phrases. So let us start. First is spendthrift clause. spendthrift clause क्या है? ये विल्स में होता है या एक ट्रस्ट में कोई प्रोविज़न है. वो प्रोविज़न क्या कहती है हमें? वो कह रहा है कि जो प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशरी है, प्रोस्पेक्टिव कौन है? जो एक्सपेक्टेड है कि ये हो सकता है बेनिफिशरी, वो उस गिफ्ट को जो विल में या ट्रस्ट में जो गिफ्ट उसको दिया जा रहा है तो वो प्लेज नहीं करेगा थर्ड पार्टी को. अगर वो उसने कर दिया तो ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर है वो उस प्लेज को ऑनर नहीं करेंगे. इसका पर्पस क्या, ऑब्जेक्ट क्या है कि जो स्पेंडथ्रिफ्ट है उसको हम प्रिवेंट करें, बेनिफिशरी को प्रिवेंट करें फ्रॉम यूजिंग अ पोटेंशियल गिफ्ट एज सिक्योरिटी फॉर क्रेडिट ऑन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट. इज इट क्लियर? सो दैट इज स्पेंडथ्रिफ्ट क्लॉज. नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस एक्सक्लेमेशन. स्पॉन्टेनियस एक्सक्लेमेशन मीन्स कि जब एक बार आप शॉकिंग न्यूज़ सुन रहे हो कुछ, दैट इज़ ठीक है, एक स्पीकर ने एकदम से सडन स्टेटमेंट कर दी है जो आपको सरप्राइज़ कर रही है, या यू हैव सफर्ड एन इंजरी वॉट एवर, कि कोई एक्सीडेंट हो गया, डेथ कॉज हो गई है, तो ये आपके लिए शॉकिंग है. दैट इज़ स्पॉन्टेनियस एक्सक्लेमेशन. तो ये जिस पर्सन ने स्पॉन्टेनियस एक्सक्लेमेशन की है वो अवेलेबल चाहे नहीं है, जिस पर्सन ने ये सुना था उसको हम टेस्टिफाई कर सकते हैं अबाउट दिस. इट इज़ एन जो ये स्पॉन्टेनियस एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ एन एक्सेप्शन टू हेयरसे एविडेंस. और रीज़न क्या है कि वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वाई इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द हेयरसे एविडेंस. रीज़न ये है क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है इट लैक्स प्लानिंग एंड इज़ अज्यूम टू हैव द रिंग ऑफ द ट्रुथ टू इट. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज स्पाइसल स्पोर्ट. स्पाउसल स्पोर्ट मीन्स जनरली ये क्या है, आपके जब डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं, सेपरेशन के केसेस चल रहे हैं, उसमें आ रहा है. तो उसमें क्या है कि जब पार्टी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि अपने एक्स स्पाउस को आप कुछ पेमेंट करो, दैट इज़ स्पाउसल सपोर्ट. तो पेमेंट किसकी है? उसको खुद को मेंटेन करने के लिए, कोई चाइल्ड सपोर्ट को मेंटेन करने के लिए, तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? एलिमेनी भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज स्प्रिंगिंग इंटरेस्ट. Now what do you mean by the term springing interest? Springing interest means कि जब आपको विल के थ्रू या किसी डीड के थ्रू आप पे कोई राइट क्रिएट किए जा रहे हैं कि आपको फ्यूचर में कोई राइट मिलेगी, दैट इज़ अ स्प्रिंगिंग इंटरेस्ट. नाउ फॉर एग्जांपल, आई गिव लिटिल टाइटल टू माई डॉटर मैरी फॉर हर लाइफ टाइम. ठीक है, उसकी लाइफ टाइम के लिए. एंड ऑन हर डेथ माई ग्रैंडसन जॉस. ठीक है, जब मैरी की डेथ हो गई है तो वो अपने ग्रैंड सन को दे रही है, जोस को. तो जोस का क्या है यहाँ पे? स्प्रिंगिंग इंटरेस्ट है क्योंकि उसको प्रॉपर्टी फ्यूचर में मिलेगी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर मीन्स जिस पर्सन की पोजेशन में कोई मनी है, प्रॉपर्टी है, जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई राइट नहीं है, कोई टाइटल नहीं है. इज इट क्लियर? उस मनी या प्रॉपर्टी पे दो लोग डिस्प्यूट कर रहे हैं. अब वेट ही इज़ जस्ट, जो स्टेक होल्डर है वो सिर्फ उनका वेट कर रहा है कि जो दो लोगों के में डिस्प्यूट हो रहा है, वो कह रही है प्रॉपर्टी मेरी है, तो उसका जो रिज़ल्ट है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके रिज़ल्ट पे वेट कर रहा है कि किसको देनी है. ठीक है, तो स्टेक होल्डर की ड्यूटी क्या होती है? स्टेक होल्डर्स ड्यूटी इज़ टू डिलीवर टू द ओनर और ओनर्स द मनी और एसेट्स once the right to legal possession is established by the judgment or the agreement. is it clear? स्टेक होल्डर क्लियर हो गया अब आपको. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ केयर. स्टैंडर्ड ऑफ केयर अब आप सबको पता है क्या है कि व्हेन यू आर डूइंग सम वर्क, सम एक्ट, यू मस्ट डू दैट वर्क विथ केयर एंड कॉशन. ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपके किसी काम करने से कोई एक्सीडेंट ना कमिट हो जाए. इज़ इट क्लियर? कोई डैमेजेस ना हो जाए. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग सम एक्ट. सो सी नाउ स्टैंडर्ड ऑफ केयर, वॉचफुलनेस, अटेंशन, कॉशन एंड प्रोड्यूसेंस दैट अ रीजनेबल पर्सन इन द सर्कमस्टांस वुड एक्सरसाइज.
If a person's action do not meet this standard of care, then his act fail to meet the duty of care which all people have towards others. So failure to meet this standard is negligence, and any damage resulting therefrom may be claimed in a lawsuit by the injured party. So problem क्या है कि जो standard is often a subjective issue upon which reasonable people can differ. Is it clear? So this is a standard of care. Next is standing. Standing means when you have certain right to file a case. So right to file a lawsuit or file a petition under the circumstances, plaintiff will have standing to sue in court if there is actual controversy. Is it clear? That is standing. कि अगर actual controversy है तो plaintiff के पास क्या है? He can file a civil suit, he can file a lawsuit against the defendant. Next is star chamber proceedings. नाउ स्टार चैम्बर प्रोसीडिंग्स कौन सी होती हैं? चैम्बर प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर सकते हैं. तो स्टार चैम्बर प्रोसीडिंग्स मींस कोई भी जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल एक्शन है जो हमारे जो ट्रायल या हियरिंग किसको वायलेट कर रही है? ड्यू प्रोसेस को वायलेट कर रही है. कि जो पार्टी अपीयर हो रहा है कोर्ट में, दैट अ पार्टी अपीयरिंग इन द कोर्ट in the proceeding is denied a fair trial. Is it clear? Is denied a fair trial. So उसमें आपका क्या है? अब ये जो स्टार चैम्बर प्रोसीडिंग्स हैं ये एक आती है ये जो टर्म है स्टार चैम्बर प्रोसीडिंग्स, इट केम फ्रॉम अ लार्ज रूम जहाँ पे सीलिंग डेकोरेटेड स्टार से, जिसमें सीक्रेट हेयरिंग्स हो रही है. प्रीवी काउंसिल या जज से प्रीवी काउंसिल और जजेस हैं वो मिलते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि पनिशमेंट क्या होनी चाहिए. सो एज फॉर एग्जांपल दे हैव मेड टू डिटरमाइन द पनिशमेंट फॉर द डिसओबीडियंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ किंग हेनरी VIII of Great Britain. Is it clear? So high stand-handed unfair predetermined judgments which sent the accused to the Tower of London or to the chopping block made star chamber synonymous with unfair and illegality from the bench. Is it clear? So star chamber proceedings. Next is that of stare decisis. Stare decisis Latin phrase है जिसका मतलब है कि जो lower courts हैं they have higher courts के decision उन पे binding है. ठीक है? To stand by a decision. Stare decisis means to stand by a decision. So the जो higher courts हैं उनके decision lower courts पे binding है. अब for example trial court is bound by the appellant court's decision on a legal question which is raised in the lower court. Is it clear? So reliance on such precedents is required of trial courts until such time as an appellate court changes the rule. For the trial court cannot ignore the precedents even when the trial judge believes it is bad law. Is it clear? Next is state. Now what do you mean by the state? कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसीज है, कंपोनेंट्स है, वो स्टेट हो गया. कोई सिटी है, बोर्ड है, दे आर स्टेट. इज इट क्लियर? स्टेट ऑफ डोमिसाइल. स्टेट ऑफ डोमिसाइल मीन्स कि डोमिसाइल आपको पता है कि जहाँ पे आप परमानेंट रिजाइड कर रहे हो. सो स्टेट ऑफ डोमिसाइल का मतलब ये है कि जहाँ पे पर्सन का परमानेंट रेजिडेंट है या उसकी इंटेंशन है कि उसको यहाँ पे रेजिडेंस बनाना है, ही इज़ मेकिंग रेजिडेंस ओवर देयर as compared to where the person is living temporarily. So domicile है वो किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन इंटेंशन, लोकेशन ऑफ अ होम where a person regularly sleeps and some conduct. Is it clear? A corporation state of domicile is the state where corporation is incorporated. Is it clear? Next is status conference. स्टेटस कॉन्फ्रेंस मीन्स कि जो आपकी प्री ट्रायल मीटिंग्स हो रही हैं अटॉर्नी की जज के सामने, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि केस की प्रोसीडिंग्स किस तरह से चल रही है, क्या कोई डिस्कवरी हुआ या नहीं है, मींस कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं, कोई इंट्रोगेटरीज हुए हैं या नहीं है, कोई सेटलमेंट हुई है नेगोशिएशंस के थ्रू, वॉट एवर जो भी डिटेल्स है दे हैव टू टेल टू दी जज. कोर्ट को वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ स्टेटस कॉन्फ्रेंस, कि केस का स्टेटस उन्हें बता रहे हैं कि क्या है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज स्टैच्यू.
नाउ स्टैचू सबको पता है कि क्या है। स्टैचू मीन्स कि जो स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ इनेक्ट किया, लॉ बनाए हैं, वो स्टैचू है। लोकल स्टैचूज़ कह लो, या फिर जो लॉज हैं आर यूजुअली कॉल्ड ऑर्डिनेंस। कोई रेगुलेशंस है, रूलिंग्स, ओपिनियंस, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड प्रोक्लेमेशंस आर नॉट स्टैचूज़। ठीक है, जो ये अब स्टैचूज़ में नहीं आते हैं, रेगुलेशन, रूलिंग्स, ओपिनियन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, प्रोक्लेमेशंस आर नॉट स्टैचूज़। नेक्स्ट इज स्टैचू ऑफ फ्रॉड्स। स्टैचू ऑफ फ्रॉड मीन्स जो लॉ कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स, लॉ क्या कहता है कि वो डॉक्यूमेंट्स राइटिंग में होनी चाहिए। जैसे रियल प्रॉपर्टी टाइटल्स हैं, या कोई ट्रांसफ़र आप कर रहे हो, या अगर लीज़, आप अपनी प्रॉपर्टी को लीज़ कर रहे हो 1 साल से ज़्यादा, वो रिटर्न होनी चाहिए। विल है, रिटर्न होनी चाहिए। कुछ तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो आपके क्या होना चाहिए, रिटर्न होने चाहिए। सो ओरिजिनल स्टैच्यू था जो ये इंग्लैंड में इनैक्ट हुआ था 1677 में टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट टाइटल क्लेम्स। तो इसी वजह से ये स्टैच्यू इनैक्ट हुआ था कि जो हम कह रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो रिटर्न में होनी चाहिए, कोई ट्रांजेक्शन्स रिटर्न में होनी चाहिए। किस वजह से? टू प्रिवेंट दी fraudulent title claim. Is it clear? Statute of limitations. Now statute of limitation क्या है? It is a law of limitation, Limitation Act 1963. Limitation Act 1963, यहाँ पे आपको इस लॉ में क्या दिया गया है कि when there is any dispute about any subject matter, then there is certain time limit to file a lawsuit. और वो टाइम लिमिट कहाँ पे लिखा गया है? लिमिटेशन एक्ट 1963 में। कहाँ पे लिखा गया है? लिमिटेशन एक्ट 1963 में। इज़ इट क्लियर? सो ये जो आपका एक्ट है ये किस पर्पस के लिए बना है? इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ द टाइम मेंशन टू फाइल अ लॉसूट। ठीक है, अगर आपका उस जो टाइम पीरियड मेंशन है उस टाइम पीरियड से तक आपने वो सूट नहीं फाइल किया है, तो आपकी जो राइट होती है सूट फाइल करने के लिए, वो आपकी राइट ख़त्म हो जाती है। एक्सेप्शनल केसेस में ही वो आपके टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं। कोर्ट अगर सेटिस्फाइड होता है कि देयर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न फॉर नॉट फाइलिंग अ सूट ऑन time. Is it clear? So look at your screens now. A law which sets the maximum period which one can wait before filing a lawsuit depending on the type of the case or the claim. So if the lawsuit or claim is not filed before the statutory deadline, right to sue or make a claim is forever dead or barred. Is it clear? The type of cases and statute of limitation periods are broken down among personal injury from negligence or intentional wrongdoing, property damages from negligence or intentional wrongdoing, breach of an oral agreement, breach of written contract, professional malpractices, libel, slander, fraud, trespass, a claim against a government entity, and usually some other variations. Is it clear? So some instances of a statute of limitation can be extended based on delay in discovery of the injury or a reasonable reliance on a trusted person. Yeah. So minor's right to bring an action for injury due to negligence is stalled until the minor turns 18. इज़ इट क्लियर? सो वहाँ पे जो स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन है दे आर ऑल्सो ऑन ब्रिंगिंग क्रिमिनल चार्जेस का भी है, बट होमोसाइड जनरली हैज़ नो टाइम लिमिटेशन ऑन प्रोसिक्यूशन. इज़ इट क्लियर? सो दिस इज़ द स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट लीगल फ्रेज इज स्टैट्यूटरी ऑफर ऑफ सेटलमेंट. अब आपने कोई रिटर्न ऑफर किया है, डिफेंडेंट को रिटर्न ऑफर दिया था स्पेसिफिक सम ऑफ मनी, फॉर द स्पेसिफिक सम ऑफ मनी, जो जिसने सेटल के लिए लॉसूट इफ एक्सेप्टेड विद इन अ शॉर्ट टाइम. इसीलिए सी लुक एट योर स्क्रीन. अ रिटर्न ऑफर टू अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी मेड बाय डिफेंडेंट टू अ प्लेंटिफ विच विल सेटल द लॉसूट इफ एक्सेप्टेड विद इन अ शॉर्ट टाइम.
द ऑफर मे बी फाइल्ड विद द कोर्ट, इज इट क्लियर। अब एक डिफेंडेंट ने एक रिटर्न ऑफर किया था कुछ मनी का लिए, प्लेंटिफ को किया, और उसने कहा कि अगर वो शॉर्ट टाइम में ये मनी का जो ऑफ़र है ये एक्सेप्ट कर लेगा देन लॉसूट हमारा सेटल हो जाएगा। Offer may be filed with the court, and if the eventual judgment for the plaintiff is less than the offer, the plaintiff will not be able to claim the court costs usually awarded to the prevailing party. Is it clear? That is statutory offer settlement. कि अगर उसने वो एक्सेप्ट कर लिया तो प्लेंटिफ कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकता जो उसको पार्टी ने, प्रिवेलिंग पार्टी ने कॉस्ट देने थे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज अ स्टैट्यूटरी रेप। नाउ स्टैट्यूटरी रेप मीन्स sexual intercourse with a female below the legal age of consent or but above the age of a child, even if the female gives her consent, did not resist or mutually participate. Is that clear? वो statutory rape है। स्टे क्या है कि जब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि कुछ टाइम के लिए किसी काम को रोकना है, दैट इज स्टे। सी, कोर्ट ऑर्डर्ड शॉर्ट टर्म डिले इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स to give a losing defendant time to arrange the payment of judgment or move out of the premises in an unlawful detainer case. This is a stay. कि डिफेंडेंट को टाइम दे दिया उन्होंने कि अरेंज कर लो अपनी जजमेंट के लिए पेमेंट्स, या इस प्रेमिसेस से निकल जाओ, आप जो आपने अनलॉफुली इस प्रेमिसेस को डिटेन किया हुआ है, रिटेन किया हुआ है, यहाँ से चले जाओ, वो टाइम पीरियड देता है, दैट इज़ अ स्टे। थैंक यू गाइज।